हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? कसं काय? मजेत का? हो मैम। आर यू वॉचिंग द लेक्चर इन द आफ्टरनून? यस, दोपहर में देख रहे हो ना? देन गुड आफ्टरनून। ऑल राइट। चलो, yesterday we have ended the lecture here, relationship of finance with other business functions। है ना, बिजनेस फंक्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? एक अगर कोई कंसर्न है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? परचेज फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, एचआर एंड देन R&D। ये सारा स्टफ अपन ने पेपर 8 एंड पेपर 10 में पढ़ा है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आ जाओ, इसके अंदर क्या लिखा है मैम वो हमको याद नहीं है। गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, एक बार जाओ वहां पे, एंड के 10 मिनट्स को देख लो। यू विल गेट द स्टफ अंदर क्या लिखा है इसके, है ना। जैसे परचेस फंक्शन में क्या है, ये EOQ, स्टॉक लेवल, परपेचुअल इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, याद आया कुछ? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश व्हेन द बिल्स फॉर परचेस बिकम ड्यू। तो सिमिलरली बाकी भी आपको याद आना चाहिए। आ जाओ नीचे। की डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या बोल रहे हैं? डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं बोल रहे, क्या की डिसीजंस। की मतलब क्या? चाबी क्या? नहीं, की मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं की डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या डिसीजंस लेने पड़ते होंगे बताओ? अपन ने वो कुछ देखा था क्या? सोर्सेस। सोर्सेस मतलब मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया था कि पैसा जमा करते हैं हम लोग, फिर वो पैसा जमा किया तो उसको इन्वेस्ट भी करना होता है। इन्वेस्ट कर दिया, लोगों को रिटर्न देना है फिर, है ना, ROI। ये सब करना है ना हमने FM में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कैसा करना, मतलब क्या डिसीजंस लेने पड़ेंगे हमको? तो वो बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या डिसीजंस होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। ये देखो, इन्वेस्टमेंट लिखा मैंने। देन फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस मतलब कहाँ से पैसा रेज करे। ये देखो सोर्सेस है ना, कहाँ से, मतलब कहाँ अलग अलग सोर्सेस होते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स, इक्विटी, है ना। कुछ हमारे पास में रिटेन्ड अर्निंग्स रहता है जो एक्सपांशन के लिए यूज होता है। तो ये फाइनेंशियल डिसीजंस में अपने को क्या कॉस्ट लग रहा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये जो लोग अपने को पैसा दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ लोग हैं, मैं भी मिनिमम ऐसे ऐसे समझो, ये 300 लोग हैं। 1 पर्सन इज इक्विवेलेंट टू 100 पीपल। तो 300 लोग हैं जो डिबेंचर होल्डर्स है। इन लोगों ने पैसा दिया कंपनी को कि लो, और इसको नहीं क्या, आप यूज करो आपकी कंपनी के ग्रोथ में। तो फ्री में दे देंगे क्या ऐसे? हाँ, ले लो हमारा पैसा, आप ग्रो कर लो, आपकी कंपनी को ग्रो करो, हमको कुछ नहीं भी दिया तो चलता है। ऐसा बोलेंगे क्या डिबेंचर होल्डर्स? नहीं, ये तो बोलेंगे भाई देखो, हम पैसा देते हैं आपको, हमको एक काम करो, इसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो, कुछ तो दे दो रिटर्न, है ना, रिटर्न दे दो कुछ। कौन एक्सपेक्ट करेंगे? ये डिवेंचर होल्डर्स। वैसे ही इक्विटी का है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है ना। और वैसे ही जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने को कुछ देंगे लोन वगैरह, उनका भी वैसे ही लगे रहेगा। तो कंपनी के लिए तो ये कॉस्ट हो गया ना। ये जो इंटरेस्ट इनको दे रहे हैं हम, ये इंटरेस्ट जो इनको दे रहे हैं हम, ये कुछ तो कॉस्ट हो गया ना कंपनी के लिए। मैं क्या बोल रही हूँ, समझ रहे हैं क्या आपको? हाँ बोलो फिर। हाँ, तो इसमें पढ़ेंगे अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का स्ट्रक्चर मतलब कितना इक्विटी रखना, कितना प्रेफरेंस रखना, कितने डिबेंचर्स होल्डर्स होने चाहिए, या कितना डिबेंचर कैपिटल होना चाहिए, कितना हमको रिटेन्ड अर्निंग रखना पड़ेगा, मतलब कंपनी के अंदर ही कमाया हुआ पैसा कंपनी में ही रहे, ऐसा कितना पैसा रखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? 1 2 3, ये इतना, ये इतना, ये इतना, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना बेयर कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज लेवरेज। लेवरेज मतलब क्या होता है बोलो? देखो मैं कुछ बताऊं क्या आपको? थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। मतलब पहले तो देख लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म एक्सपेक्ट्स टू अर्न फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, मैंने अभी आपको बोला कि ये जो डिबेंचर होल्डर्स है, 300 डिबेंचर होल्डर्स है, ये क्या सोच रहे हैं कि हमको इससे कुछ तो रिटर्न मिलेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म इन द मार्केट प्लेस। वैसे ही इनका फर्म का भी होता है कि भाई ये पैसा यूज करके हम मार्केट इसका वैल्यू बनाए, हमारे फर्म का वैल्यू बनाए। और इन अदर वर्ड इट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट द सप्लायर्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स एज अ कंपेंसेशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कैपिटल। ये समझ में आया क्या? इन अदर वर्ड्स, ऊपर का जाने दो, ये फर्म तो कंपनी तो कमाने ही वाली है। जो हम पैसा यूज करें, इतनी बड़ी कंपनी लॉन्च करी है, तो ये कंपनी तो पैसा कमाने ही वाली। बट अदर देन दैट, इन अदर वर्ड्स, उस पर ध्यान दो,
इट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट द सप्लायर्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर। सप्लायर्स ऑफ कैपिटल कौन कौन है? कौन कौन है? डिबेंचर होल्डर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ये कौन है? सप्लायर्स ऑफ कैपिटल। ये कुछ तो रेट ऑफ रिटर्न मांगेंगे, तो वो जो रेट ऑफ रिटर्न वो मांगते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द फर्म, टू द कंपनी। वो अपने को एक फॉर्मूला से निकालना होता है। क्विकली नीचे आ जाओ, ये देखो मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको, ऐसा कुछ दिखेगा वो। ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपया है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितना है उसका? 16%। ठीक है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है? 4 लाख, आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितना है उसका? 15%। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, 12%। डिबेंचर्स 6 लाख, 9%। ठीक है, क्या आपको समझ में आया क्या ये ऑर्डर? फिर क्या करते हैं, ये देखो टोटल निकाला है 24 लाख। फिर इनका सबका वेटेड एवरेज से, मतलब ये कितना कितना कॉम्पोजिशन है प्लस वो जो रेट है उसका हम लोग कैलकुलेशन करके एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। ये पूरा वर्किंग अपन देखने वाले हैं इन द कमिंग टॉपिक्स, बट मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू बता रही हूँ कि इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी आपको 4 रेट्स दिख रहे हैं, 16, 15, 12, 9। कैलकुलेशन होने के बाद में एक ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, विच इज कॉल्ड एज आई थिंक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है क्या? ये सिर्फ नाम ध्यान में रखो, डिटेल इसका डिस्कशन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू आई थिंक एक और उसमें है फाइनेंशियल लेवरेज। देखो क्या बोल रहे हैं ये लेवरेज का मतलब, मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, जो कंपनी में हम लोग एसेट्स यूज करने वाले, जैसे मशीन खरीदनी है तो मशीन अगर 10 लाख की आएगी, 10 लाख की अगर मशीन आने वाली है तो मैं क्या करूंगी? 5 लाख खुद का लगाऊंगी, 5 लाख मैं खुद का लगाऊंगी और 5 लाख मैं बाहर से जमा करूंगी। दैट इज कॉल्ड एज डेट। डेट मतलब बाहर से मैंने पैसा मंगाया और उसको मैं यूज कर रही हूं टू फाइनेंस माई असेट्स। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एज लेवरेज। तो देखो क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज इज द यूज ऑफ डेट, use of debt to buy more assets. Leverage is employed to increase the return on equity. ठीक है, however an excessive amount of financial leverages increases the risk of failure। मतलब क्या भाई, देखो खुद का पैसा होता है, अगेन आई रिपीट, खुद का होता है पैसा तो हम लोग इतना बॉदर्ड नहीं रहते। ठीक है, खुद का है ना, प्रॉफिट हो गया तो भी मेरा, लॉस हो गया तो भी मेरा। लेकिन अगर हम लोग डेट यूज करते, किसी और का पैसा यूज कर रहे हैं अपने कंपनी को चलाने के लिए, देन दिमाग पे टेंशन है कि बॉस कुछ भी हो जाए अपने को इतना तो कमाना ही है, इन लोगों को पैसे वापस करने हैं। ठीक है, सो वो बोल रहे हैं कि अगर रिस्क ऑफ फेलियर हो गया तो, मतलब अगर मैंने ये प्रोजेक्ट प्लान किया है बट उस तरीके से अगर नहीं चल पाया तो देन कंपनी इज इन लॉस, तो मैं कहां से भरूं इनका पैसा? तो बोल रहे हैं कि एक्सेसिव फाइनेंशियल लिवरेज भी यूज मत करो, सिंस इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रीपे डेट। ठीक है, देखो जब पैसा आता है ना तो मजा आता है, लेकिन जब पैसा देना पड़ता है ना तो जान जाती है। फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ टोटल डेट टू टोटल एसेट्स। देखो ये फॉर्मूला में थोड़ा सा बस एक झलक दिखा रही हूं मैं आपको कि आपको समझ में आए कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब ये फैंसी वर्ड्स आपको हमेशा देखने को मिलने वाले हैं फाइनेंस में। देयरफॉर आई एम जस्ट टेलिंग कि इसका जो रेशियो रहेगा वो डेट टू एसेट्स रहेगा। मतलब क्या? टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स, कि हमने कितना डेट बाहर से मंगवाया है टू फाइनेंस माई असेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू परचेज द मशीनरी ऑफ 10 लाख, 5 लाख खुद का लगाया, 5 लाख मैंने बाहर से लिया, डेट। ठीक है, आई थिंक इतना अभी के लिए नॉलेज। ठीक है, डिटेल नॉलेज आपकी बुक में ही है तो अपन बुक से ही पढ़ेंगे, वापस अगर लगेगा तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे। अब आ जाओ इधर। सो फाइनेंसिंग डिसीजंस में क्या क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेजेस, ये इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। एंड डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड में 2 पार्ट्स रहेंगे, एक हम कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, किसको? शेयर होल्डर्स को। और दूसरा क्या होता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब कंपनी के पास ही कितना पड़ा रहता है फॉर एक्सपेंशन प्लान्स इन फ्यूचर। ठीक है, अब आ जाओ आप नीचे, ये डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने एकदम शॉर्ट में बोला है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? कैपिटल बजटिंग, इसमें सारा वो मशीन्स वगैरह खरीदना है तो उसके लिए कैपबज यूज होगा। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब ऊपर अपन ने पढ़ा था क्या? डेटर्स को डेटर्स से रिसीव करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो ये सारा क्या है? वर्किंग कैपिटल। एंड देन उसके बाद में फाइनेंसिंग डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेजेस। डिविडेंड में डिविडेंड पॉलिसी, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, एक बार पढ़ते क्या? इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे हम? पैसे आए अपने पास, सोर्सेस ऑफ कैपिटल इतना बताया मैंने आपको, बैंक देगी, फ्रेंड्स देंगे, है ना, फिर डिबेंचर होल्डर्स देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स, पैसा आएगा कंपनी के पास में, बहुत सारा पैसा आ गया। अब क्या करना? इन्वेस्ट करना। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे?
कंपनी रखे रहेगी क्या अपने पास पैसा? नहीं ना, तो इन्वेस्ट कहाँ करेगी? पढ़ो यहाँ पे, एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी क्या? यस ऑफ कोर्स ना। कंपनी ऐसा तो नहीं करेगी कि मतलब बस कपड़े खरीद लिए, लोगों को हायर कर लिया, दैट्स इट, रॉ मटेरियल खरीद लिया, आगे क्या? ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट का होता है एसेट्स पे। पढ़ो, फिर हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे इसका। पढ़ो एक बार, बहुत इजी है बिल्कुल। ये देखो मैं हाईलाइट करती हूँ, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स जिसको हम करंट एसेट्स बोलेंगे, और लॉन्ग टर्म मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म विल यील्ड अ रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एकदम से पैसा नहीं आएगा। जैसे अगर आज मशीनरी खरीद ली, से 50 लाख की कोई मशीन खरीद ली, तो ऐसा सोच के नहीं चल सकते कि भाई 1 साल में ये सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। नो, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो द रिकवरी वुड बी ओवर लॉन्ग टर्म। और जो ये एसेट हम खरीदते हैं ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब दिस एसेट इज नॉट फॉर ईयर और 2, दिस विल बी फॉर 10-15 years। तो रिटर्न भी वो धीरे धीरे ही देगी इन फ्यूचर। वेयर एज शॉर्ट टर्म एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास में डेटर्स है। डेटर्स क्या है? हमारे एसेट है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे कैश में थोड़े टाइम में, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, है ना, विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ये देखो, विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड मतलब से 1 year मैक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग, ये हमको पता है। यस, वेयर एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका चार्ट बनाएंगे हम लोग, बस पढ़ लो अभी, ये तो पता है फिर भी बस एक बार गो थ्रू कर ले रहे। कैपिटल बजटिंग मे बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले, मतलब किस तरीके से हमको कौन से मशीन में, कौन से बिल्डिंग में वगैरह वगैरह एक्सपेंस करना है। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल बजटिंग मीन्स लॉन्ग रेंज प्लानिंग ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स। फंड्स को जमा कर लिया तो कहीं तो एलोकेट भी करना पड़ेगा ना, तो एलोकेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स इन कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, among the various investment proposals. Another important element of capital budgeting decision is analysis of risk and uncertainty. हाँ, आज खरीद ली मशीन 50 लाख की, बट क्या बिजनेस चलेगा? क्या हमारे प्रोडक्ट को उतना प्यार, उतना दुलार मिलेगा मार्केट में? नहीं मिला तो देर इज अ रिस्क, देर इज अ अनसर्टेनिटी। प्लान तो हम लोग यही बना के चलते भाई अच्छा ही चलेगा, बट समवेयर इफ देर इज एन अनसर्टेनिटी देन वी नेवर नो। Since the rate of return on investment proposals can be derived for a longer time in future, the capital budgeting decision should be evaluated in relation to risk associated with it. देखो, कोई भी डिसीजन अगर बिजनेस में लेना है तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्क एसोसिएटेड विद इट। तो जब भी सीईओ बोलो या जो भी नंबर ऑफ पीपल वहां पे डिसीजन लेते हैं ना, सो दे थिंक अबाउट द प्रपोजल, कि प्रपोजल क्या है, उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करो, उस प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स है उसको भी डिस्कस करो, और जो उसमें रिस्क आने वाली है उसके लिए भी डिसीजन लो। और अगर समझो ऐसा हुआ कि रिस्क कोई आ गई, कोई अनसर्टेनिटी हो गई, तो फिर उसको कैसे डील करेंगे, है ना, उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो दे हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी करते हैं ऐसा, से हम लोग कोई कोर्स कर रहे हैं, है ना, से आप सीएमए कर रहे हो, तो आप ये भी सोच के चलते हो ना, रिस्क एसोसिएटेड विद इट। कोई बैकअप में प्लान रखते ही है हम लोग कि देखो बीकॉम क्यों करते हैं हम, बीकॉम, कोई एमकॉम करता है, कोई एलएलबी करता है साथ में, क्यों करता है, कोई जॉब भी कर रहा है साथ में, क्यों? क्योंकि ऐसा साथ में हम लोग रिस्क लेके चलते, भाई ये नहीं बना तो अपने पास में ये तो है, ऐसा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फाइनेंस मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब, आ जाओ यहाँ पे बताती हूँ मैं, एक बार हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? ये थोड़ा सा देखो आगे है डिस्कशन में, मतलब कमिंग टॉपिक्स में है, बट मैं आपको बता देती हूँ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इट इज करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स मतलब देखो कंसिस्ट ऑफ कैश, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक को हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसीवेबल्स मतलब ये है डेटर्स, जो पैसा हमको डेटर से रिसीव करना है उसको हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस, इट इज अ कैश ओनली। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है?
पेएबल्स, पेएबल्स मतलब कौन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम 2-3 महीने में, 4 महीने में पेमेंट कर देते हैं। एंड बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म होता है, अगर हम ओडी लेते हैं तो 6 महीने में, 1 साल में रीपे कर देते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो फिर हम लॉन्ग टर्म कुछ बोरोइंग लेते हैं जिसको अपन कुछ और बोलते हैं, बट बैंक ओडी इट इज पेड इन नियर फ्यूचर। अ प्रूडेंट फाइनेंस मैनेजर हैज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, बस मुझे ये बताना था व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो चीजें तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि कैश है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स है, और अगर हमको पे करना है तो पेएबल्स एंड बैंक ओडी, ठीक है, ये है वर्किंग कैपिटल। आ जाओ, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हो ना हो आपको पढ़ना, मतलब इस पे काम करना ही पड़ेगा। विदाउट दिस यू कैन नॉट मैनेज द कंपनी। अगर आप आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर बोल रही हूँ मैं, आगे अगर आप देखेंगे डिस्कशन में, तो इट इज कॉल्ड एज अ नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वैसा ही है जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसीलिए बोल रहे इट कंस्टिट्यूट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कितने टाइम पीरियड में, कब ये पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट अ फर्म शुड पोजेस, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। मतलब क्या, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है दोनों के बीच में, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अगर अपने पास में लिक्विड कैश अवेलेबल नहीं है तो मैनेजमेंट कैसा करेंगे, डेटर्स को अगर डेटर्स टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, कैश अवेलेबल नहीं है, बिजनेस कैसे करूं, क्रेडिटर्स वहां से चिल्ला रहे हैं हमको पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट, कैसे पेमेंट करूं, और इसमें अगर मेरा नाम खराब हो गया तो आई एम अनेबल टू मेक द प्रॉफिटेबिलिटी देन। और अगर समझो डेटर्स से टाइम पे पैसा आ गया है ना, फॉलो अप टाइम से हो गया, तो फिर मैं क्रेडिटर्स को भी टाइम पे कर रही हूँ, देन व्हाट, फ्यूचर्स में हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। जब भी मुझे अगर कभी ऐसा रहा कि भाई मुझे 4 महीने की जगह पे अभी 6 महीने का क्रेडिट पीरियड चाहिए, तो दैट क्रेडिटर वोंट डिनाई मी, मेरा रॉ मटेरियल मुझे जल्दी अवेलेबल हो गया, मेरा प्रोडक्शन जल्दी हो गया, तो मेरा जो सेल है वो भी जल्दी जल्दी होगा, है ना। तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ये जितना है ना बोलने में इजी लग रहा है उतना है नहीं, मतलब डेटर्स से टाइम पे पैसा आना और पेएबल्स को हमने टाइम पे पेमेंट करना, ये जितना मैं इजीली बोल रही हूँ उतना इजी है नहीं। अच्छा, एक डेटर और एक क्रेडिटर हो गए क्या, नहीं, देयर आर नंबर ऑफ डेटर्स, देयर आर नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, फिर इनको मैनेज करना इज अ टास्क। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेफर्स टू अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब जो अभी मैंने आपको समझा है, डेटर्स क्रेडिटर्स, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिस्क ओनली। तो ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। Insufficiency of funds in current assets result in adequate liquidity and possessing of excessive funds in current assets reduces profits। देखो क्या बोल रही है, look here, insufficiency of funds in current assets results in adequate liquidity and possessing of excessive funds in current assets reduces profits। अगर करंट एसेट्स में मैंने इतना पैसा अगर गुता दिया, मतलब क्या, ब्लॉक कर दिया, तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। मतलब ये देखो ना, मेरे पास में कन्वर्जन ही नहीं है। हाँ, डेटर्स मेरे एसेट में है, बट डेटर्स क्या, मैं क्या करूं उनका, मैं यूज कर सकती हूँ क्या वो फंड को, अभी वो तो ब्लॉक है ना, ना उस पर कोई मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है मेरा रेदर। और क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो वो भी तो टाइम पे देना है, पर अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, ब्लॉक हो रखा है मेरे करंट एसेट्स में, कहां से पैसा क्रिएट करूं। तो वो बोल रहे हैं इट रिड्यूसेस प्रॉफिट्स, है ना। वो डेटर्स, एग्जांपल ले लो डेटर्स का, बेस्ट एग्जांपल डेटर्स है मेरे बैलेंस शीट में, दिखते हैं वो एसेट साइड में बकायदा दिखते हैं, इतने के डेटर्स है, से 10 लाख के डेटर्स है, बट मैं करूं क्या उसका, पड़े है बस, वो जब पैसा आएगा तब तो मैं उसका कुछ यूज करूंगी। Hence the finance manager must achieve a proper trade-off between liquidity and profitability। समझा क्या आपको, इसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। क्या, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स मतलब कब पैसा कन्वर्ट होगा इनटू कैश, एंड दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। In order to achieve this objective, finance manager must equip himself with sound techniques of managing the current assets like cash, receivables, inventories, etc. देखो, इन्वेंट्रीज में भी मैं बहुत पैसा ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है क्या, वो देखो इन्वेंट्री
लाने का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, नॉट ओनली ऑर्डरिंग कॉस्ट, आई ऑल्सो एक्सपेंस आउट ऑन कैरिंग कॉस्ट, मतलब उसका स्टोरेज है ना, मुझे स्टोर करना है, उसके लिए मुझे एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसकी देखरेख करेगा, मतलब कौन, वॉचमैन, कि वो चोरी ना जाए मेरा इन्वेंट्री। और दूसरा क्या, जब मैंने इन्वेंट्री में ही पैसा ब्लॉक कर दिया स्टॉक में, देन अगेन आई एम लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दैट फंड समवेयर एल्स। से 5 लाख का स्टॉक मैंने क्रिएट कर लिया, गोडाउन में पड़ा है, यूजलेस, अभी तो यूजलेस है, जब उसका काम चालू होगा, उस पर प्रोडक्शन होगा, तब बात अलग है, बट अभी जस्ट वो पड़ा है स्टॉक में मेरे, तो मेरा पैसा तो ब्लॉक है ना, उस पैसे को यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है मेरा, उसको भी क्या बोलते हैं हम, कि भाई मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं लूज कर रही हूँ, ब्लॉक हो गया फंड्स। ठीक है, सो ये है पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट बना दो, मेक इट लाइक दिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे क्या लगता है, कैपिटल बजटिंग, लिख दो, कैपिटल बजटिंग। करंट एसेट्स पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे, कैश, डेटर्स, मतलब कौन, रिसीवेबल्स, स्टॉक दैट इज इन्वेंट्री, लाइबिलिटीज में क्या क्या होता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम पेएबल्स भी बोलते हैं, और बैंक ओडी, लिख दो ये। अच्छा, ये क्या होते हैं, दीज आर इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश। और ये लॉन्ग रेंज प्लानिंग में जाते हैं, रादर हम इसको कन्वर्ट करते भी नहीं है इजीली, कि भाई हाँ एसेट लाया क्यों है, मैंने बेचने के लिए थोड़ी लाया है, तो ये मुझे लॉन्ग टर्म में फ्यूचर के लिए रहता है, दैट्स इट। इसका जो रिटर्न भी मिलेगा वो मुझे धीरे धीरे ही मिलेगा। ठीक है, व्हाट एल्स, कुछ मैं मिस कर रही हूँ क्या? यहाँ पे लिखो, एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिकॉज देखो ये तो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, मतलब कि अगर आज मुझे बिजनेस को बंद करना है, तो डेटर्स को मैं जल्दी से बोलूंगी आप मेरा पेमेंट दे दो प्लीज, अच्छा ठीक है, आपको अगर 5 लाख पे करना है ना, एक काम करो 4.5 लाख पे करो, खत्म करो किस्सा। ठीक है, क्योंकि मुझे कंपनी को बंद करना है, और क्रेडिटर्स को पे आउट करना है, मतलब एक काम करो आप भी इतना आपका पैसा ले लो, खत्म, मेरा बिजनेस क्लोज हो जाएगा, बैंक ओडी पे कर दिया, सब सब हो गया। ये करंट एसेट्स को मैंने इजीली इधर उधर पेमेंट करके रिसीव करके बिजनेस क्लोज कर दिया, बट व्हाट अबाउट एसेट्स, अरे भाई करोड़ करोड़ रुपए के एसेट्स है मेरे पास में, ज्यादा से ज्यादा उनका वैल्यू हैम्पर होगा भी, से 1 करोड़ का मशीन है, तो वो 80 लाख में तो बिकेगा, समझ रहे हो आप, बट वो आना तो चाहिए, कस्टमर तो रेडी होना चाहिए, सबसे पहली बात, कोई भी खरीद लेगा क्या एसेट को, नहीं, सेम इंडस्ट्री में अगर किसी को जरूरत होगी तो खरीदेगा। ठीक है क्या, नहीं, अगर उसका मन होगा कि मुझे नया ही मशीन खरीदना है, तो वो न्यू मशीन खरीदेगा, वो मेरा मशीन नहीं खरीदेगा। तो राह चलता कोई आदमी को मैं बोल सकती हूँ कि भाई ले लो मेरा मशीन, नहीं, तो मुझे रिस्क और अनसर्टेनिटी देख के काम करना पड़ेगा। व्हाट एल्स, और कुछ है, दैट्स इट। तो इसीलिए फाइनेंस मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू equip himself with sound techniques of managing the current assets। ज्यादा ध्यान इस पे दिया है, मतलब क्योंकि ये तो पूरा लॉन्ग रेंज है, मतलब क्या, एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर हमको, ठीक है, हमारी कंपनी में प्लानिंग करो, रॉ मटेरियल लेके आओ, प्रोडक्शन करो, एंड प्रोसेस गोज ऑन। बट करंट एसेट्स ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ में चलता है, ये लिख दो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल भाषा में, डे टू डे मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और कुछ मिस आउट कर दिया तो आप ऐड कर दो इसमें।
नेक्स्ट क्या है अपना, फाइनेंसिंग डिसीजंस, लिखो यहाँ पे। फाइनेंसिंग डिसीजंस मतलब क्या, ऊपर हेडिंग में लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। और मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बताया, डेट कितना, इक्विटी कितना। ब्रॉडली स्पीकिंग, डेट कितना, इक्विटी कितना। इक्विटी मतलब क्या, ओनर्स फंड्स। और डेट मतलब क्या, ये हमको पे आउट कर देना है। इक्विटी का क्या होता है कि अगर समझो कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो सबसे रिस्क में कौन रहते हैं, इक्विटी लोग। क्योंकि डेटर्स को तो हम सबसे पहले पे करते हैं, बैंक वालों को पे कर देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे, है ना। और भी किसी ने हमको लोन वगैरह कुछ दे रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ भी दे रखा है, सबसे पहले इन लोगों को पे कर देंगे। और फिर हम लोग जाएंगे इक्विटी पे। इक्विटी में भी दो लोग होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को देते हैं और उसके बाद में इक्विटी को। मतलब ये क्या है, ओनर्स है। अल्टीमेटली जो हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और अपने को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, वहां के जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब मैनेज कर रहे हैं फंड को। हम लोग जाते हैं क्या कंपनी में काम करने, नहीं। तो बेसिकली ओनर्स आर वी, बट मैनेजमेंट कोई और करता है कंपनी का। ठीक है, ऑल राइट। आ जाओ यहाँ पे, अभी चार्ट में बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विथ कैपिटल मिक्स। कैसा मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म। ये देखो, प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर कैपिटल दैट इज डेट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, वो लिख दिया अपन ने। फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म रिलेट्स टू फाइनेंसिंग मिक्स, दिस मस्ट बी डिसाइडेड टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कि मैंने अब भी आपको बता दिया इसका मीनिंग, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होता है जो लोग अपने को फाइनेंस दे रहे, सप्लायर ऑफ फाइनेंस एक्सपेक्ट द रिजल्ट रिटर्न। मतलब क्या, कॉम्पेंसेशन, कि हम लोग इतना फाइनेंस आपको दे रहे हैं तो हमको कुछ मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कंपनी के लिए वो क्या बन गया, कॉस्ट ही बन गया ना भाई, मुझे देना है पैसा, देना है मतलब इट इज कॉस्ट टू कंपनी। कितना कॉस्ट है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, और कितना रिटर्न है टू द शेयर होल्डर्स। ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स कौन क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि डिबेंचर्स को अपना फिक्स रेट मिलने वाला है, प्रेफरेंस को फिक्स रेट मिलने वाला है। हु आर द एट रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर्स। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल implies higher return to shareholders। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ, कि मैंने शेयर होल्डर्स का तो कम पैसा यूज किया, मैंने डेट का ही पहले यूज कर लिया पैसा, और बहुत अगर प्रॉफिट हो गया। देखो, दो लोग हैं, ये डेट प्रोवाइड कर रहा है, ये इक्विटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड दिस इज द कंपनी। ठीक है, डेट इक्विटी। डेट से 10 लाख का है, और इक्विटी 2 लाख का ही है। और समझो ये वाले जो इक्विटी है ना, ये प्रेफरेंस नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ठीक है, प्रेफरेंस नहीं है इसमें, प्योर इक्विटी वाले। अभी सबसे ज्यादा पैसा हमने किसका यूज किया कंपनी में, डेट वालों का यूज किया। और यहाँ पे अपन ना, जब भी डेट का सवाल आता है तो स्पेसिफिक परसेंटेज लिखा रहता है। से फॉर एग्जाम्पल 10% हम लोग लिखते हैं। अच्छा, 10 लाख का अगर 10% निकालू तो 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% हो जाएगा 1 लाख। कुछ भी हो, कंपनी कितना भी कमाए, इतना ही देना है। केस नंबर वन, केस नंबर वन, कंपनी ने कमाया 2 लाख रुपया। हम डेट वालों को कितना भर देंगे, एक काम करो, आप 1 लाख अपना ले लो, बचा हुआ 1 लाख इनका पूरा। अच्छा, नंबर टू, केस नंबर टू, कंपनी ने 5 लाख कमाया, डेट को अगेन 1 लाख दे दो, बचा हुआ किसका, इक्विटी का। कंपनी ने नंबर थ्री केस 10 लाख रुपीज कमाया, अगेन 10% इनको दे दो, फिक्स्ड 1 लाख रुपीज, बचा हुआ किसका, इक्विटी। थोड़ा समझा क्या आपको मैं क्या बोल रही हूँ, आ जाओ वापिस पढ़ो सेंटेंस को। एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल इंप्लाइज हायर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स।
जितना ज्यादा हम डेट यूज करेंगे, बट उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है कि भाई डेट वालों को स्पेसिफिक देना पड़ता है। समझो अब यहाँ पे केस लेते कि मैंने इससे 50,000 कमाया, है ना। यहाँ पर मैं एक केस लेती हूँ जहां पर अपन ने नंबर 4 अपन ने कमाया खाली 50,000। अब क्या करूं, अब क्या करूं, फिक्स्ड ये डेट वालों को तो देना ही है 1 लाख रुपया, 50,000 घर का डाल के दो, लेकिन देना पड़ेगा। तो देखो रिस्क भी एसोसिएटेड है, अनसर्टेनिटी भी है, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि प्रॉफिट हो। मतलब ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि एकदम लॉस में चली गई कंपनी, मतलब डेट वालों को भी पे नहीं कर पा रही है। मोस्ट प्रॉब्ली सिचुएशंस यही रहती है, 1 2 3 ऐसी रहती है प्रॉफिट वाली। बट देखो ना आप, हर केस में इन लोगों को तो फिक्स्ड मिल रहा है ना 1 लाख रुपया, और इक्विटी वालों को मलाई सारा इक्विटी लेके जा रहा है। समझा क्या आपको? तो देयरफॉर वो बोल रहे हैं डेट कैपिटल इंप्लाइज अ हायर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क तो है बॉस, वो भी मैंने आपको समझा दिया अभी। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क in the financing decisions of the firm. So the finance manager has to bring a trade off between risk and return. मतलब सोच के चलो कि भाई अगर इतना, अपन क्या बोलते हैं, देखो एक कोट होता है, जितना आप रिस्क लोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, जितना आप रिस्क लोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। समझा क्या आपको? तो फाइनेंशियल जो मैनेजर वहां पे अपन ने अपॉइंट किया होगा, उसको डिसाइड करना है कि मुझे डेट कितना यूज करना है कंपनी में और मुझे इक्विटी कितना यूज करना है कंपनी में। ठीक है, तो डेट एंड इक्विटी कितना रहेगा। ऑन द अदर हैंड इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना डिबेंचर, कितना प्रेफरेंस, कितना इक्विटी। ठीक है, कितना अगर लोन वगैरह बाहर से और लेना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो कितना वो लोन भी लेना है। तो ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना किसका काम है? फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे। क्या क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ पे खाली इतना लिख दो, डेट कैपिटल implies a higher return to shareholders। और ये डायग्राम को इधर रिप्रेजेंट कर दो। दिस योर इक्विटी में, और ऊपर बोल्ड में लिख देते हैं अपन ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। बोल्ड में लिखो। It is the duty of the finance manager to use the appropriate capital structure. That's it. Financing decisions. लेवरेजेस को इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं किया, उसका अलग से टॉपिक है पूरा। ठीक है, तो उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है ये सबको पता होगा, ये फटाफट पढ़ लो। तो कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, एनुअल डिविडेंड भी होता है, फिर कभी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो इंटरिम डिविडेंड भी देती है। अगर कंपनी लॉ में पढ़ेंगे तो डिविडेंड के भी वो क्राइटेरियाज है। ठीक है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, मैं खाली बोल रही हूँ। डिविडेंड के भी क्राइटेरियाज है कि कब कंपनी डिविडेंड दे सकती है। ठीक है, घर से तो नहीं देगी, ऑफकोर्स प्रॉफिट से ही देगी। थर्ड मेजर डिसीजन इज डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस आर कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। यस, कंपनी के प्रॉफिट जो हुए हैं फर्म को, तो वो किसको दे देंगे? शेयर होल्डर्स को। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो अल्टीमेट प्रॉफिट किसको जाएगा? ओनर्स को ही। हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी पेड एज डिविडेंड? कितना हमको पे कर देना है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब देखो फॉर्मूला में नहीं क्या ऐसे वर्ड्स आते आते रहेंगे आपको, डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिटेन्ड अर्निंग्स।
मतलब खुद के पास ही रखा है, लेकिन अर्निंग्स ही है, प्रॉफिट ही है बट खुद के पास रखा है। और पे आउट रेशियो मतलब इतना हम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो देयरफॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऐसे वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। पेज का आपका जो ऊपर का पेज होता है, मतलब कॉपी में आपका वो रूलर रहती है ना, रेड कलर की रूलर, उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है, ऐसे कुछ वर्ड्स को वहां पे आप लिख दिया करो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये देखो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका बाद में जब अपन उस डिस्कशन पे आते हैं ना, तो वहां पे मीनिंग लिख सकते हैं फिर। द डिसीजन विल डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंसेस ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या, देखो डिविडेंड भी देना है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तो शेयर होल्डर्स ही अपने को बोलते हैं क्या, अगर प्लान उनको अच्छा लगा, हम क्या करेंगे, जो कंपनी के मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, उन वो क्या करेंगे, अपना जो प्लान रहेगा वो उनको बताएंगे, देखो ऐसा ऐसा प्लान है, ऐसा हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, है ना, उसमें ये चीजें लगेगी, उसमें इतना खर्चा आएगा। तो आप शेयर होल्डर्स लोग, आप सब लोग मिलके बताओ कि हम ये प्लान को एग्जीक्यूट करें या ना करें। अगर हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोगों को कुछ पैसा लगेगा कंपनी में, ये देखो इतना प्रॉफिट कमाया है, आपको बांट देंगे तो कंपनी के पास पैसा अभी नहीं है, तो कंपनी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएगी। एक काम करो शेयर होल्डर्स, अगर आप खुद में डिस्कस करके ऐसा बोल दोगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स रख लो, हम लोगों को डिविडेंड नहीं चाहिए, तो हम इस पैसे को प्रोजेक्ट में यूज कर लेंगे, है ना। वी विल यूज दिस फंड्स इनटू दिस प्रोजेक्ट इफ यू नो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इसको डिविडेंड पे आउट नहीं करते हुए रिटेन्ड अर्निंग्स रख लेंगे खुद के पास, ठीक है। तो ये हम शेयर होल्डर्स को ही पूछेंगे कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है कंपनी के पास, इज अवेलेबल विद इन द फर्म एंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर एक्सपांशन ऑफ द फर्म, और जिससे हमको पता है कि कंपनी एक्सपांड होने वाली है, मतलब क्या, कंपनी फ्यूचर में ग्रो होने वाली है, देन यूज दिस फंड। ग्रो करना मतलब मोर प्रॉफिट मतलब इट इज द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स ओनली इन लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग रेंज में शेयर होल्डर्स का ही प्रॉफिट है इसमें। तो आज वो रिटेन्ड अर्निंग्स है फर्म के पास। The dividend payout ratio is determined in the light of objective of maximizing the market value of the share. ठीक है, the dividend decision must be analyzed in relation to financing decisions of the firm to determine the portion of retained earnings as a means of direct financing for future expansion. मतलब क्या, कंपनी को किसी से पैसा मंगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी को लोन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी को डिबेंचर वो कैपिटल यूज करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फंड्स कहीं से भी मंगवाने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो आ जाओ इधर, लिखेंगे अपन डिविडेंड डिसीजन। इसमें अगेन टू पार्ट्स, एक रहेगा डिविडेंड पे आउट एंड दूसरा क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स। और डिविडेंड इज द टाइप ऑफ क्या, इट इज अ प्रॉफिट ऑफ फर्म और कंपनी, दोनों लिख दो। अब ये क्या करता है, एक तो पे आउट कर देंगे, पे आउट कर दिया तो फिर ये फर्म के पास में एक्सपांशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब अब कंपनी को अगर ग्रो करना है, कुछ फाइनेंस करना है, तो इनको एक तो डिबेंचर होल्डर्स का पैसा यूज करना पड़ेगा, इक्विटी वालों का करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेफरेंस का, नहीं तो कहीं से लोन लेके पैसा यूज करना पड़ेगा, कहाँ पे, एक्सपांशन के लिए। बट ये प्रॉफिट में से ही कुछ पोर्शन अगर मैं डायरेक्टली रिटेन करके अपने एक्सपांशन प्लान में लगाऊं तो इट इज अ डायरेक्ट फाइनेंसिंग, इट इज द डायरेक्ट फाइनेंसिंग। मतलब प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को, उसी का पैसा हम लगा रहे हैं कहां पर, एक्सपांशन के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए। लिख दो यहाँ पे फॉर एक्सपांशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, देयरफॉर उन्होंने बोला है इट इज द टाइप ऑफ डायरेक्ट फाइनेंसिंग फॉर फ्यूचर एक्सपांशन। द अबव फिगर एक्सप्लेन्स द बर्ड आई व्यू ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि इसमें और कुछ आता नहीं है, यस बहुत कुछ आता है, ये खाली क्या है, बर्ड आई व्यू है। द थ्री डिसीजन एरियाज आर इंटर रिलेटेड, ये तीनों भी इंटर रिलेटेड है। तो द फाइनेंस मैनेजर हैज टू अचीव एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फंक्शन टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। अगेन ये तीनों का अच्छे से कॉम्बिनेशन यूज करके दे नीड टू अप्लाई दैट कि जो शेयर होल्डर्स का वेल्थ है हम उसको बढ़ाए और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाए। Since financing decision of the firm are affecting other functional areas of management, it is the responsibility of finance manager
to see that the financial decisions are to be geared to other functional areas of management like marketing, production, personal accounts, research and development. Of course अपन ने previously देखा कि फाइनेंस का जो इम्पैक्ट है वो फंक्शनल एरियाज पे भी आता है. मतलब क्या, परचेजिंग पे आता है, प्रोडक्शन पे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है, ह्यूमन रिसोर्स, R&D, उसके लिए भी पैसा लगता है. तो वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस कीपिंग इन व्यू अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है और डिविडेंड डिसीजंस क्या है. ठीक है, लिंक होना चाहिए. तो इसीलिए वो बोल रहे हैं, देखो पढ़ो वापस से ये सेंटेंस. फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ द फर्म आर अफेक्टिंग अदर फंक्शनल एरियाज of the management. It is the responsibility of finance manager to see that the financial decisions must be geared to other functional areas of the management like marketing, production, personal accounts, research and development, etc. ठीक है, not only these three functions. ये तो है ही कि decisions of financial management, लेकिन बाकी के जो functions areas है वहां पे भी पैसे का ना हेवी यूज हुआ है, तो उन सबको भी ध्यान में रखते हुए ये सारे डिसीजंस को फंक्शन आउट करना है. किसको? फाइनेंस मैनेजर. ठीक है, समझ में आया क्या? आई थिंक यस. अब देखो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऊपर क्या पढ़ा अपन ने कि डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? आधे तो देखो अपन ने पहले ही पढ़ लिए. वो जो अदर फंक्शंस के साथ में वो आता है ना फंक्शन, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ ली अपन ने. क्या क्या पढ़ा वहां पे देखो. ये देखो फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है. ठीक है, और क्या? ठीक है, इतना ही है. प्रीवियसली जो अपन ने पढ़ा था डिसीजंस विद अदर फंक्शनल एरियाज, ये फंक्शन एरियाज भी थे कुछ ऊपर, है ना. अब आ जाओ यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस है. डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल नीड्स. फाइनेंशियल नीड्स क्या क्या होती है? टू फाइनेंस द कंपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म असेट्स में. आ जाओ इधर पार्ट 3. सोर्सेस ऑफ फंड्स, नीड ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड्स. आई थिंक ये उन्होंने कुछ अलग लिख दिया क्या यहाँ पे फर्स्ट इसमें? ओके एक सेकेंड. फर्स्ट पॉइंटर यहाँ है फाइनेंशियल नीड्स. ये देखो कहाँ कहाँ अपने को नीड होती है फाइनेंसिंग की. प्रमोशनल एक्सपेंस, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नीड्स. ये अपन ने पहले पढ़ लिया. फिक्स्ड एसेट पे हम लोगों को पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो हमारी फाइनेंशियल नीड है. वर्किंग कैपिटल ये भी अपनी फाइनेंशियल नीड है. इट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी. इनिशियल प्रमोशनल एक्सपेंस मतलब कंपनी को हमको बाहर दिखाना पड़ेगा ना, ये देखो हमारी कंपनी है, ये हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स ऐसे यूज होते हैं. एक काम करो इसको यूज करके देखो, है ना. ये प्रोडक्ट इस पे फ्री है, ये आप यूज करके देखो, आपको पसंद आया तो बाद में और खरीदना. प्रमोशनल एक्सपेंस वो जो फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं हम हमारे कंपनी में, वो फ्री बन रहा है क्या? नहीं, हमको पैसा लग रहा है, हम लोगों को फ्री दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्रमोशनल एक्टिविटी करना है. अच्छा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, मार्केटिंग के लोगों को पैसा दे रहे हैं, तो क्या हो गया? प्रमोशनल एक्सपेंस हो गया. डिटरमाइनिंग नीड्स, क्या नीड्स? फाइनेंशियल नीड्स. ये क्या हो गए? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंस को कैसा फंक्शन करना, मतलब क्या करना पड़ेगा कि उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा. पहले तो नीड्स जान लो. नीड कहाँ कहाँ पे है? प्रमोशनल एक्सपेंस, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नीड्स. पूरा पढ़ो अभी. One of the most important functions of finance manager is to ensure availability of adequate financing. पैसा नहीं है तो धंधा नहीं होता. पैसा प्रॉपर होगा तो सारी चीजें होगी, मतलब दिमाग भी काम करेगा फिर कहाँ इसको इन्वेस्ट करूं. Financial needs have to be accessed for different purposes. Money may be required for initial promotional expense, fixed capital, working capital needs. Promotional expenditure includes expenditure incurred in a process of company formation. इसमें वो भी खर्चा आता है कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो पैसा लग रहा है वो भी इसमें आ गया. और प्रमोशनल एक्सपेंस में वो भी आ गया कि कंपनी को मार्केट कैसा करे. ठीक है, कंपनी को लोगों तक पहुंचाए कैसे कि हमारी कंपनी है, इसमें ये प्रोडक्ट्स है, वो भी आया. और इसमें कंपनी का फॉर्मेशन एक्सपेंस भी आ गया.
फिक्स्ड एसेट नीड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। देखो कुछ कुछ कंपनी सर्विस वाली होती है, अगर सर्विस वाली कंपनी है तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स का जरूरत है क्या? नहीं। अब जो ये देखो सीएमए फर्म्स होते हैं, सीए फर्म्स होते हैं जो खाली कंसल्टेंसी देते हैं, तो इसमें अपने को मशीनरी तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है फिर टू थिंक अपॉन कि फिक्स्ड एसेट पे कितना खर्चा होगा। तो फिक्स्ड एसेट नीड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज, whether it is a manufacturing or non-manufacturing or merchandise enterprise. Current asset need depends upon the size of working capital required by an enterprise. ये तो डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज कितना है, मतलब मीडियम साइज है, स्मॉल साइज है, या फिर ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें डेली का डेटर्स क्रिएट होता है, डेली का क्रेडिटर्स क्रिएट होता है, बैंक ओडी फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है, ठीक है, स्टॉक भी बहुत सारा मेंटेन करना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स कि हमारी कंपनी स्मॉल है, मीडियम है, या इट इज अ बिग कंपनी, मतलब क्या मल्टीनेशनल कंपनी। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि करंट एसेट मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा होगा, है ना, साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्राइज। तो इट इज कॉल्ड एज नीड। बेसिकली आप समझ लो पैसा कहाँ कहाँ अपने को लगने वाला है, प्रमोशनल एक्सपेंस लगेगा, फिक्स्ड एसेट्स एंड व्हाट वर्किंग कैपिटल नीड्स, तीन चीजें। एक काम करो अभी चार्ट में आ जाओ, ऊपर बोल्ड में हेडिंग डालो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फर्स्ट पार्ट में लिख दो डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। मैं यहाँ पे छोटा सा साइड में लिखती हूँ, आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पे लिख दो, नहीं तो फिर आपके नोटबुक में अलग से डायग्राम बना के लिखो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रमोशनल एक्सपेंस कॉमा फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखो। डिटरमाइनिंग सोर्सेस ऑफ फंड्स, क्या क्या होते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स? मैम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले, इक्विटी से करे, डेटर्स से, डिबेंचर होल्डर्स से पैसा रेज करे, है ना, या बैंक से ले, कहीं से तो पैसा रेज करना पड़ेगा ना। फाइनेंशियल नीड्स है, देखो नीड्स है तो फिर वो जमा करो पैसा, नीड्स इतना है, फिक्स्ड एसेट वर्किंग कैपिटल, तो कहाँ से लाए पैसा, जमा करो उसको, कहाँ से जमा करे। फाइनेंस मैनेजर हैज टू चूज द सोर्सेस ऑफ फंड्स, ही में इशू डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स। अब ये अपन और डिटेल में और भी पढ़ेंगे सिक्योरिटीज क्या होती है, आपको पूरा दिया है, मतलब बहुत सारी चीजें दी है नीचे, वो अपन पढ़ेंगे, ये यहाँ पे स्टार मार्क लगा के रख दो, एडीआर्स जीडीआर्स और बहुत सारा दिया है, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन। डिबेंचर्स तो ये एकदम कॉमन है, डिबेंचर्स हर कंपनी करती है रेस फाइनेंस यहाँ से। ही में बोरो फ्रॉम नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द पब्लिक, पब्लिक से पैसा रेस करना मतलब शेयर कैपिटल। व्हेन अ फर्म इज न्यू एंड स्मॉल इट इज एंड लिटिल नोन इन फाइनेंशियल सर्कल्स, मतलब अगर समझो मेरे फ्रेंड्स है, दो चार फ्रेंड्स है, मैं उनको बोलूंगी यार बिजनेस चालू करना है, पैसा देगा क्या, वो बोल देंगे हाँ। लेकिन अगर फ्रेंड्स के पास जाना है, फ्रेंड्स के पास जाना है, तो फिर मेरा रीच ही नहीं है ना उतना, वो क्यों मुझ पे बिलीव करेंगे? हाँ मेरे फ्रेंड्स कर देंगे मुझ पे बिलीव, थोड़ा सा पैसा दे भी देंगे, बट एकदम से कोई हामी नहीं भरेगा कि हाँ पैसा ले ले, ठीक है। तो पहले पहले एकदम वो चैलेंजिंग टास्क है पैसा रेज करना, इट फेसेस अ ग्रेट चैलेंज इन रेजिंग फंड्स। अगर आपकी कंपनी छोटी है और एकदम लिटिल नोन है, थोड़ी सी जान पहचान है, इवन व्हेन ही हैज अ चॉइस इन सिलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स। हाँ आपके पास में प्लान रेडी है, फ्रेंड्स के पास जाऊं, है ना, फूफा जी के पास चले जाऊं, फिर उसके बाद में वो नाना जी के जो एक दोस्त है उनके पास चले जाऊं, तो चॉइसेस बहुत है, बट इट इज डिफिकल्ट टास्क टू एक्सप्लेन देम कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और आप इसको फाइनेंस करो। Even when he has a choice in selecting sources of fund, that choice should be exercised with the great care and caution, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हो भी सकते कि अगर मारने आ जाए घर पे तो ओ माय गॉड, देन क्या करोगे आप? अगर वो पैसा ढंग से काम नहीं किया, आपका बिजनेस पहले ही छोटा है और अभी जस्ट चालू किया है आपने, इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि वो बिजनेस काम ना करे, आपको लॉस हो या पैसा रिकवरी ना हो, आप कहाँ से भरोगे पैसा? और घर से आपको उतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है कि आप उनका पैसा वापस दे पाओ, तो आपको फिर भागना पड़ेगा यहाँ से वहां, ठीक है। तो अगर अपन सोर्सेस ऑफ फंड्स अपने दिमाग में भी अपने को कहाँ से पैसा जमा करना है, कैसे करना है ना, आपके पास प्लान रेडी है, आपके पास में उतना टेक्निक भी है कि आप बात करके लोगों से फाइनेंस भी रेस कर लो, है ना, यू हैव दैट नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस कि लोगों से व्हेन यू टॉक टू पीपल यू कैन कन्विंस देम कि ये प्रोजेक्ट है एंड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, बट देन यू हैव टू डील देम विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन।
फाइनेंशियल एनालिसिस। अब यहाँ पे अगर सोर्सेस ऑफ फंड्स लिख दे तो यहाँ पे लिख दो आप साइड में, इट इज ऑफ ग्रेट चैलेंज। टू रेज फंड एंड अप्लाई ग्रेट केयर एंड, यही है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये हो गया, ये हो गया फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा, फाइनेंस मैनेजर क्या क्या करता होगा कंपनी में? फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है हर चीज को एकदम बारीकाई से देखना, कंपैरिजन करना, इसका और डिटेल में एनालाइज की इसका ऐसा रेशियो आ गया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे कंपनी पे, है ना। अभी इतना ही सेल हुआ तो इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, मैं ये रॉ मटेरियल खरीदूं या ना खरीदूं, और सॉर्ट्स ऑफ थिंग। फाइनेंस मैनेजर हैज टू इंटरप्रेट डिफरेंट स्टेटमेंट्स, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, अभी देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अलग से स्टडी करेगा और देखेगा कि कहाँ कहाँ कैश जा रहा है, कैसे काम कर रहा है ना। इज इट बेनिफिशियल टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग मोर कॉशियसली। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनते हैं, एक स्टेटमेंट नहीं बनता, सबको एनालाइज करना। ही हैज टू यूज लार्ज नंबर ऑफ रेशियोज, ये भी पढ़ेंगे अपन। ये जो आप देख रहे हो ना रेशियोज, इसको भी डिटेल में डिस्कस करने के बाद में हमको पता चलता है कि ये चीज को यूज करे या ना करे। अब जैसे वो फाइनेंशियल लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट अपन ने देखा, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स, उसका क्या रेशियो आएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली आगे। उसका अगर हायर रेशियो आ गया तो हम हायर डेट यूज कर रहे हैं टू फाइनेंस ऑल द एसेट्स, मतलब रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ही हैज टू यूज लार्ज नंबर ऑफ रेशियोज टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटस एंड एक्टिविटीज ऑफ हिज फर्म, ठीक है। ही इज रिक्वायर्ड टू मेजर इट्स लिक्विडिटी, कंपनी का लिक्विडिटी कितना है, मतलब कंपनी अगर आज ऐसा समझे कि हमको वाइंड अप करना है तो कितने टाइम में ये पैसा फटाफट हर चीज कन्वर्ट हो जाएगी इन कैश। डिटरमाइन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के ये सारे स्टेटमेंट्स, मतलब क्या प्रोडक्शन प्रोसेस, सेल्स, ऑल दिस थिंग्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स देखकर ये पता करना कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ फॉल करता है। एंड द एसेट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल टर्म्स, मतलब एसेट कैसा परफॉर्म कर रही है। The finance manager should be crystal clear in his mind about the purpose for which liquidity, profitability and performance are to be measured. तो ये एकदम डिटेल में डिस्कशन नहीं है, बट या दे आर गिविंग अ बर्ड आई व्यू कि ये सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसमें देख रहे हो, he has to interpret different statements, he has to look at number of ratios, और इनको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटस में लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स कैसे काम कर रही है ना। ऑल दिस थिंग्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन द माइंड ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड दिस इज अ डिफिकल्ट जॉब। जो भी कोई ये एनालिसिस करता है ना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ऐसा नहीं कि हाँ इसको देख लिया कुछ भी बड़बड़ कर दिया, नहीं, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है इसमें, ठीक है। तो आप ऊपर लिख दो, वहां पे आपके चार्ट में बोलो या ऊपर के चार्ट में, interpret different statement, use large number of ratios, then is required to measure its liquidity, determine profitability and asset overall performance. That's it. उसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। लिख दो वहां पे, हाईलाइट करूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। आई एम नॉट राइटिंग डाउन बट यू मेक द चार्ट, different statements, large number of ratios, and then he is required to measure its liquidity, profitability and assets overall performance in financial terms, ठीक है। that's it. ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जितना भी पैसा कंपनी में लग रहा है, मतलब कितना भी लगाओ यार, अच्छे से काम करो और हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। जितना पैसा कंपनी में लगा, रिटर्न भी वैसा कमाओ। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एंश्योर मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न,
द रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड अदर लाइबिलिटीज कैरिंग फिक्स्ड चार्जेस हैज टू बी डिफाइंड, कि इक्विटी और जो अदर लाइबिलिटीज है उसके कितने फिक्स्ड चार्जेस हमको देने पड़ रहे हैं। जैसे डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है, लोन जो अपन ने लिया है उस पर फिक्स्ड कुछ चार्जेस हमको पे करना है, तो ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इन द प्रोसेस ही हैज टू कंसिडर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेजेस। ओ एक काम करो, ये वाले वर्ड को ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज ये ऊपर लिख दो आपके कॉपी में, वो रेड पट्टी होती है ना उसके ऊपर, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ हिज फर्म। तो ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सिस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? डे टू डे एक्सपेंस जो भी होंगे कंपनी में उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस करने के लिए डेट यूज करना इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ डेट इन्वॉल्व इन फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये सारा, डिबेंचर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सारा। रादर आप अगर मोर डिटेल में पूछो तो डिबेंचर्स एंड लोन, ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज। यूजिंग डेट फॉर फाइनेंसिंग असेट्स, ये डिबेंचर्स और ये पैसा अपन, ये तो अपना क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स हो गया। इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई कहाँ करेंगे? इन एसेट्स, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब क्या? जो एक्सपेंस हो रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए, जो एक्सपेंस क्रिएट हो रहे हैं वो हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके लिए डेट यूज होना। और फाइनेंशियल लेवरेज मतलब जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डेट से जमा करना, और डेट से जमा किया हुआ पैसा इसको एसेट में लगाना, इस फाइनेंशियल लेवरेज। इसका आपको अलग से टॉपिक है, मतलब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जिसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। देन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ओ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, आपने ये कुछ पढ़ा है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। कंपनी ने ऐसा रेट ऑफ रिटर्न कमाना चाहिए कि उसके फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, उसके वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो। कुछ होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना ही है एट एनी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर करना है। जब कॉस्ट रिकवर होगा उसके बाद ही प्रॉफिट कमाएंगे, जब कॉस्ट रिकवर होगा उसके बाद ही प्रॉफिट कमाएंगे। तो मेन चीज इज ही हैज टू फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और उसको ब्रेकआउट करना है, देन कंपनी इज इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन। इट इज द पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट आर मैच्ड बाय टोटल सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू। इसके आगे अगर कुछ कंपनी कमाएगी तो दैट इज प्रॉफिट। He has to try to shift to the activity of the firm as far as possible from the break-even point to ensure company's survival against seasonal fluctuations. पहली चीज तो उसने सोचना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट तो कैसे भी अचीव करो, ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस, बट ही शुड थिंक अपॉन बियॉन्ड दैट कि ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कैसे करे सो दैट कंपनी अपनी मार्केट में सर्वाइव करे। इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मतलब सिंपली बात करें तो कॉस्ट इतना लग रहा है और अगर रेवेन्यू इतना कमाएंगे तो प्रॉफिट कितना बनेगा। सो इट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट तो लग रहा है ना भाई, कॉस्ट लगने के सिवाय अपन प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? कॉस्ट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डूइंग द बिजनेस। कॉस्ट लगेगा तभी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। पढ़ लो अगर पूरा पढ़ना है तो। ensure that the income of the firm should cover its variable cost. It has also to generate an adequate income to cover its fixed cost. Basically total cost should be recovered beyond, है ना, total sales से, total revenue से। Beyond that अगर उसको क्रॉस कर लेंगे then profit. Profit planning and control. बोलो, इतना फैंसी वर्ड्स है देखो। ये है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रॉफिट कंपनी अगर कमा रही है, प्रॉफिट कमाएगी तो इसको कुछ करना पड़ेगा ना इस प्रॉफिट का, कि बस प्रॉफिट रखना है कंपनी के वो क्या ड्रॉअर में। बोलो, प्रॉफिट प्लानिंग इंश्योर्स अटेनमेंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। प्रॉफिट कमा रहे हैं मतलब कंपनी स्टेबल है, और दूसरा कंपनी के बहुत चांसेस है कि वो ग्रो करेगी। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल इज एन डुअल फंक्शन विच एनेबल्स मैनेजमेंट टू डिटरमाइन कॉस्ट it has incurred and revenues it has earned, ठीक है। कॉस्ट पे और अगर रेवेन्यू पे कंट्रोल है तो फाइनली प्रॉफिट पे भी कंट्रोल है, ठीक है। कॉस्ट कितना हुआ वो डिटरमाइन करना, रेवेन्यू कितना अर्न किया वो पता करना, और दोनों का डिफरेंस इज प्रॉफिट प्लानिंग एंड देन कंट्रोल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड and provide shareholders and potential investors with information about the earning strength of corporation.
मतलब अगर मेरे पास में कॉस्ट का पूरा लिस्ट है, रेवेन्यू का पूरा लिस्ट है, दोनों का मैं इक्वेशन बना के प्रॉफिट बना रही हूँ कि इतना इतना मेरा प्रॉफिट है, अगर ये चीज मैं इन्वेस्टर्स को दे दूं कि देखो ऐसा ऐसा कंपनी ने मतलब प्लान किया है और ऐसा ऐसा ही चल रहा है, अगर मैं शेयर होल्डर्स ने पूछा बताओ आपका कंपनी का कुछ बताओ मुझे कैसा चल रहा है सब, ये देखो सर ये ऐसा है, आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, यस यस योर कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, तो ये क्या, इट इज जस्ट एन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब क्या जो मेरे कंपनी के एकदम क्रीम इन्वेस्टर्स है, जो बहुत तादाद में कंपनी को फाइनेंस करते हैं, तो उनको मुझे ये देना ही पड़ेगा, ये मेरा कॉस्ट है, ये मेरा रेवेन्यू है, इतना मेरा प्रॉफिट है, तो ये मेरे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अर्निंग स्ट्रेंथ के लिए बहुत काम में पड़ता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर ऐसा ही नहीं आएगा मेरे पास, नहीं बोलेगा ऐसे सर ले लो मेरा पैसा, नो, मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आस्क फॉर आपका स्ट्रेंथ बताओ कि आपकी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल आर इंपॉर्टेंट टू बी इन एक्चुअल प्रैक्टिस, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टैक्सेशन। ओ टैक्सेशन, हाँ देखो जैसा जितना प्रॉफिट कमाएंगे तो गवर्नमेंट तो बोलती है देखो आपने कमाया ना, आपको मिला ना, ये बिजनेस करके कुछ मिला ना, अब ये प्रॉफिट से हमको कुछ पोर्शन चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो ना, आप अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आप टैक्स भरना ही पड़ेगा आफ्टर यू क्रॉस सर्टेन लिमिट, ठीक है। और कंपनीज को तो अलग पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो डिटेल में आपको टैक्सेशन में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोलते, प्रॉफिट का डायरेक्ट कनेक्शन है किससे, टैक्सेशन से। इट्स इज प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल अपन क्यों करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मतलब क्या, मैंने कुछ कमाया है, मैं क्या सच में जितना कमाया उस पर टैक्स भरती हूँ क्या, नहीं, आई डू अ टैक्स प्लानिंग, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट कर दूं कि मुझे टैक्स भरना ही ना पड़े, इसको बोलते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर ये नहीं हुआ तो बस ये इतना कॉस्ट है, इतना रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिट है, गवर्नमेंट बोल रही है इतना टैक्स भरो और मैंने भर दिया, ठीक है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टैक्सेशन, प्रॉफिट प्लानिंग आर एंड कंट्रोल आर इनएस्केपेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। टैक्स भरना है ना भाई तो प्लानिंग करना ही पड़ेगा उसका, पूरा का पूरा टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स ही भरते जाएंगे तो फिर प्रॉफिट कहाँ बचेगा कंपनी के पास, ज्यादा नहीं बचेगा ना। इससे अच्छा है कि ऐसी प्लानिंग करो कि हमारे कंपनी में वो चीज रह जाए, हमको भी बेनिफिट हो और वो गवर्नमेंट को जितना भरना है उतना मिनिमम तो भरना ही पड़ेगा, पूरा प्लानिंग करने के बाद में भी जो अमाउंट आएगा तो वो तो भरना ही पड़ेगा। हाँ बट बिना प्लानिंग किए ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिट है, पूरा टैक्स भर दो, नो, नो वन डज दैट। अगर मेरा भी कुछ आया तो अपन क्या करते हैं, जितना अपना लाइबिलिटी आता है उसके पहले अपन वो सारा डिडक्शंस और क्या क्या इतना पूरा ले लेते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं, इतना ट्यूशन फीस है यहाँ वहां एडजस्ट करके पूरा अपन कम उल्टा रिफंड निकाल लेते हैं, समझा क्या आपको। तो प्रॉफिट का डायरेक्ट कनेक्शन इज टैक्सेशन, पूरा का पूरा टैक्स में तो हम लोग उसको ये नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग उसका प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे और अच्छे से सब करके देन वी विल बी पेइंग द रिमेनिंग लाइबिलिटी जो भी आएगा। फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट, ये आप खुद पढ़ लो, खुद पढ़ लो, अभी नहीं पढ़ाती हूँ इसको। फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखो फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म फंड्स, ऑफ कोर्स अपन ने ऊपर ही पढ़ा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही अपने फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंस होंगे। इंश्योर दैट दीज एसेट्स शुड यील्ड रीजनेबल रिटर्न्स प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट किया है तो उतना रिटर्न भी देना ही पड़ेगा, नहीं तो एसेट्स क्या काम के, इतना हेवी इन्वेस्टमेंट जो करोड़ करोड़ रुपयों में इन्वेस्ट किया है उससे कुछ रिटर्न तो होना चाहिए, नहीं तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। Moreover, in the view of the fact that fixed assets are maintained over a long period of time, of course साल 2 साल में बेचेंगे नहीं, assets are exposed to changes for their value, मतलब 1 करोड़ का एसेट कभी 1 करोड़ 20 लाख 40 लाख ऐसा नहीं होता, वो 1 करोड़ का 80 लाख ही होता है, समथिंग कॉल्ड एज वियर एंड टियर ऑफ द एसेट, ठीक है। तो वैल्यू कम होता है, बढ़ता नहीं है, देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। आपको पता होगा तो डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस जो कैश में नहीं होता, कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देखना डेप्रिसिएशन दिखता नहीं है, बट हाँ हम चार्ज करते हैं, हम हमारे पीएनएल में दिखाते हैं कि इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फिर उसका एक रिजर्व क्रिएट होता है, ओवर द पीरियड उतना पैसा हमारे पास जमा हो जाता है कि हम दूसरी एसेट परचेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की अगर मशीन है तो हम लोग 10 साल तक 1-1 लाख रुपया रिजर्व में करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जब हम 10 साल तक 1-1 लाख रुपया ऐसे कर लिया तो 10 ईयर्स में मेरे पास 10 लाख रुपये जमा हो गया,
उस 10 लाख का मैं वापस से दूसरा मशीन खरीद सकती हूँ 10 साल बाद। देखो ये दिखता तो नहीं है कि ये एक्सपेंस आउट मेरे हाथ से मतलब मेरे जेब से गया है, बट इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। एंड दीज चेंजेस में एडवर्सली इफेक्ट द पोजीशन ऑफ फर्म। अगर आरओआई बराबर नहीं हुआ, मतलब ये जो एसेट है इसने ये रीजनेबल रिटर्न्स नहीं दिए, तो ये हमारे पे, हमारे कंपनी पे वेरी एडवर्स इफेक्ट रहेगा। एंड दीज चेंजेस में एडवर्सली अफेक्ट द पोजीशन ऑफ फर्म। और मेन बात बोले तो इसका वैल्यू घटता है। ठीक है, अगर समझो वर्स्ट केस सिनेरियो 1 करोड़ का मशीन है, कंपनी बराबर काम नहीं कर रही है, दे आर नॉट यील्डिंग अ रीजनेबल रिटर्न, ये जो मशीन है इसको निकाल देना पड़ेगा। अगर मैंने इसको बिजनेस में रख लिया और मैं बेच नहीं रही हूँ, बिजनेस बढ़ भी नहीं रहा है, अगेन 2 साल बाद बेचूंगी तो और वैल्यू कम मिलेगा। ठीक है, रादर आप यूज करो नहीं करो, वियर एंड टियर होने ही वाला है, उसका वैल्यू कम ही होने वाली है उसकी। आज अगर समझो मैंने ये मोबाइल खरीदा और 2 दिन बाद किसी को सेल आउट करने जाओ, तो वो पर्सन मुझे जितना कॉस्ट है उतना पैसा नहीं देगा, कम पैसा देगा। उतना ही देना है तो वो स्टोर से जाके खरीदेगा, वो मेरे से थोड़ी खरीदेगा, और मुझे तो बेचना है। वैसे ही कंपनी को अगर सेल आउट कर देना है फिक्स्ड एसेट को, तो दैट फिक्स्ड एसेट वोंट बी जनरेटिंग रेवेन्यू बोल रही हूँ, कॉस्ट मोर देन व्हाट इट हैज पेड, कम ही मिलेगा। 1 करोड़ का से 70-80 लाख मिलेगा। सोचो, तो चेंज हो गया ना वैल्यू, मेरा तो नुकसान है। इट एडवर्सली इफेक्ट द पोजीशन ऑफ फर्म। देयरफॉर इसमें आप ध्यान रखो ये 2 चीजें, क्या, इट शुड एंश्योर दैट दीज असेट शुड यील्ड अ रीजनेबल रिटर्न्स प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट। जितना अपन ने इन्वेस्टमेंट लगाया है प्रोपोर्शनेटली, ऐसा तो नहीं होगा कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल में पूरा 1 करोड़ रिकवर हो जाएगा। प्रोपोर्शनेटली है ना, साल भर में एटलीस्ट 20 लाख 15 लाख इतना तो कमा ही लेना चाहिए, ओवर द ईयर्स रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग नाम सुन के क्या लगता है, प्रपोज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें शॉर्ट टर्म आता ही नहीं है, या करंट इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है, या करंट एसेट्स भी नहीं आते, वो कहाँ जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कैपिटल बजटिंग फोरकास्ट रिटर्न्स ऑन प्रपोज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कंपेयर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या, मैंने 2 चीजों को कंपेयर करना है। अपन नॉर्मली भी वैसा ही करते कि 100 रुपया अगर मैंने किसी से लिया है, तो आई नीड टू थिंक अपॉन कि इस 100 रुपीज को मैं कैसे यूज करूं सो दैट इट बिकम्स 120। फिर इस 100 रुपीज को मैं जिससे लिया है उसको वापस कर दूंगी, 20 रुपया मेरा प्रॉफिट। तो देयरफॉर जैसे ही अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं, तो वी नीड टू थिंक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना मुझे कॉस्ट लगा है, इस पे से मैं इतना कितना प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकती हूँ ये इन्वेस्टमेंट करके। It results in capital structure investment. Various proposal assets ranked on the basis of their criteria of urgency, liquidity, profitability and risk sensitivity. Very important. कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे ये सब। मतलब देखो 4-5 चीजें होती है। एक अर्जेंसी, उस एसेट को खरीदने का कितना अर्जेंसी है, आज खरीदना पड़ेगा क्या, अगर आज नहीं खरीदा तो लॉस होगा क्या। समझो अगर बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, मैंने अगर आज मशीन नहीं खरीदा तो ये ऑर्डर किसी और के पास चला जाएगा और मेरा इस पे प्रॉफिट कमाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो लूज हो गया। तो अर्जेंसी कितना है, और समझो यही ऑर्डर मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, ठीक है मैं थोड़ा टाइम वेट कर सकती हूँ, आई विल बाय अनदर एसेट। देखो एसेट एक ही यूज नहीं होते कंपनी में, देयर आर मल्टीपल एसेट्स यूज इन अ कंपनी। तो मुझे देखना है कि आज कौन सी एसेट को लेना जरूरी है। अर्जेंसी, लिक्विडिटी, ये अगर मशीन में बेचने जाऊं कल को तो जल्दी से मुझे कैश में कन्वर्ट हो जाएगी क्या, वी नीड टू थिंक अपॉन लिक्विडिटी। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ये जो एसेट है इस पे इन्वेस्ट करके अभी तुरंत मैं प्रॉफिट कमा सकती हूँ क्या। ठीक है, वो बड़ा ऑर्डर आया, देखो अगर वो बड़ा ऑर्डर मुझे मिलता है तो अर्जेंसी भी है, मुझे प्रॉफिट भी होगा। लिक्विडिटी का मैं नहीं सोचूंगी फिर, क्योंकि मुझे बड़ा ऑर्डर है और मुझे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, देन आई वोंट थिंक ऑफ लिक्विडिटी हियर कि हाँ मशीन खरीदा और मुझे बेचना है। नो, टू थिंग्स आर वर्किंग ना, अर्जेंसी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी होगा। ठीक है, एंड रिस्क सेंसिटिविटी। रिस्क सेंसिटिविटी मतलब ये अगर मशीन खरीद लिया, ये बड़ा ऑर्डर आया है लेकिन इसके बाद कोई ऑर्डर ही नहीं आने वाला, फिर नो, देन आई वोंट परचेज द मशीनरी। भाई एक ऑर्डर के लिए मैं थोड़ी खरीदूंगी, हाँ बट प्लानिंग में ऐसे चल रहा है कि और ऐसे ऑर्डर्स, या वो सेम पर्सन कमिट करता है कि मैं हर बार इतना बड़ा ऑर्डर आपको ही दूंगा, देन आई एम एट प्रॉफिट पोजीशन, देन देयर इज नो रिस्क।
मैं ले लूंगी। हाँ, रिस्क और क्या हो सकती है, अगर और कोई कंपटीशन में कंपनी आ गई और कम कॉस्ट पे उसको अगर अवेलेबल करके दे रही है, देन दैट माई पर्सन माइट शिफ्ट टू अनदर कंपनी, फिर मेरे लिए रिस्क है। अंटिल दैट आई एम द कंपिटिटर ऑफ माई सेल्फ, मेरे साथ कंपटीशन में कोई और है नहीं, बट रिस्क इन्वॉल्व होनी ही चाहिए, रिस्क सेंसिटिविटी। कोई और कंपनी अगर कम कॉस्ट पे दे रही है तो दैट पर्सन विल शिफ्ट देयर। Financial analyzer should be thoroughly familiar with the financial techniques as payback, IIR, discounted cash flow। एक काम करो, ये वर्ड्स को अभी मैं बताऊंगी आपको कि क्या है, आपको अगेन समझ में नहीं आएंगे। वो रेड पट्टी है उसके ऊपर लिख के रखो, फाइनेंशियल टेक्निक्स। पेबैक, कितने टाइम में कंपनी इतना पैसा रिकवर कर लेगी, मतलब पेबैक का मीनिंग आपको कैसे बताऊं मैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख का कोई डिवाइस लिया है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आईपैड लिया है, आई हैव दिस, है ना, आई हैव दिस। फर्स्ट डे तो मुझे ऐसा था नहीं ना कि 1 लाख रुपीज कहीं से आज ही आ जाएगा, नहीं। आई टुक दिस, आई एम टीचिंग। फिर मैंने सोचना चाहिए कि इसका पे बैक कितने टाइम में होगा, मतलब कितने बच्चे इसको कितने टाइम में परचेस करेंगे, सो दैट मेरा इसका रिकवरी हो जाए, पे बैक। मतलब से इफ आई एम सेलिंग द कोर्स एज 5,000 पर स्टूडेंट, तो अगर मेरा 6 महीना में इतना स्टूडेंट ने कोर्स ले लिया तो मेरा ये रिकवर हो जाएगा पैसा, पे बैक। पे बैक, कंपनी ने इतना पैसा लगाया तो कंपनी सोच रही है कि इतना पैसा कब तक रिकवर हो जाएगा, पे बैक पीरियड। IIR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसको मैं ऐसे नहीं समझा सकती, जब सॉल्व करेंगे तब इसको मैं समझा पाऊंगी, ठीक है। इसके भी अलग से क्वेश्चंस होते हैं। IIR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड NPV, ये क्या होता है कि आज कितना एक्सपेंस हो रहा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, मुझे कितना, मैं सोच रही हूँ कि मुझे कैश इनफ्लो हो सकता है, फिर उस एक्सपेंस से मैं डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज को माइनस कर दूंगी। एक्सपेंस क्या, 0, आज के टाइम पे मेरे से एक्सपेंस हो गया, मतलब मैंने फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, मेरे से पैसा गया, है ना, निगेटिव में लिखूंगी। फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा 10 तक, 10 साल तक इनकम कितना होने वाला है, इनफ्लो कितना होने वाला है मेरे पास, इसका मैं डिस्काउंटेड करूंगी, मतलब आज खड़े होके। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो आज एक्सपेंस हो रहा है तो ये निगेटिव में अमाउंट लिखेंगे। अब आज मैं यहाँ खड़े होके सोच रही हूँ 1 साल बाद मुझे कितना इनफ्लो होगा, तो 1 साल बाद की आज की वैल्यू कितनी, वो बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फिर 2 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू कितनी, 3 साल बाद यहाँ पे इतना होगा पर आज की वैल्यू कितनी, ऐसा पूरा करके यहाँ पे NPV आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज खड़े होके। ये तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं सोच रही हूँ इतना प्रॉफिट होगा, उसकी आज की वैल्यू कितनी, उसको बोलते हैं NPV। जिसका NPV हायर, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिस भी इसका जो NPV रहेगा वो हायर रहेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर रहेगा, तो वो मैं क्या करूंगी, उसको डन कर दूंगी, ठीक है, उसको मैं प्रेफर करूंगी। उसका जो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस है ना, वो आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड NPV, इस सब पे क्वेश्चंस है, ये इस पे भी क्वेश्चंस है, कहाँ गया वो, ये प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क सेंसिटिविटी, इस पे भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आते हैं इस पे। Among the others, because risk increases when the investment is stretched over a long period of time, ठीक है। The financial analyst should be able to blend risk with return so as to get the current evaluation of potential investment. Yes, risk and return again. ये अपने को पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। So it says that it has to blend the risk with return so as to get the current evaluation. Current evaluation मतलब आज खड़े होके, 0 टाइम पे खड़े होके मैंने देखना है कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन, इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यस। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आया है कॉर्पोरेट टैक्सेशन। So it says corporate is a separate legal entity and it has a different income tax structure. मतलब ये बेसिकली पर्सनल इनकम जैसा नहीं है,
जो स्लैब रेट वगैरह होते हैं ना, वैसा नहीं है, कंपनी का ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्किंग होता है. So it says that corporate taxation is an important function of financial management. For the former, has a serious impact on financial planning of the firm. Since a corporation is a separate legal entity, is subject to income tax structure which is distinct from that which is applied to personal income. Personal income जैसा नहीं, corporate का पूरा different tax structure है. ठीक है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इट इज अ नर्वस सिस्टम, और बाकी भी अपन ने डिस्कस कर लिया. तो फाइनेंस मैनेजर को क्या करना है? इट हैज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी इन सच अ वे दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी. ठीक है, अपन ने प्रीवियसली भी पढ़ा है. डिविडेंड पॉलिसीज, अब एक काम करेंगे. डिविडेंड पॉलिसीज, एक्विजिशन, मर्जर, ये दो चीजें आपको ये भी समझ आ जाएगा. डिविडेंड पॉलिसीज, एक्विजिशन एंड मर्जर क्या? मेरी कोई कंपनी है, मैंने किसी और को एक्वायर करना मतलब किसी और को खरीद लेना, या कोई कंपनी है उसमें मर्ज हो जाना, मतलब मेरी कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों का मर्जर होके हमने बिजनेस करना चाहिए. इसमें एक मेजर प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? समझो मी एज अ इंडिविजुअल, आई हैव गॉट शेयर होल्डर्स. आज वो XYZ कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं. कल को अगर मैंने मर्जर कर लिया, XYZ का मर्जर हो गया PQR के पास, और कंपनी तीसरी फॉर्म हो गई ABC. अब वो शेयर होल्डर्स क्या करने वाले हैं? फिर XYZ के शेयर्स है उनके पास में, तो उसको करेक्ट करना इज अ बिग टास्क, बिकॉज आई नीड टू इश्यू देम द न्यू शेयर्स ऑफ ABC कंपनी. ठीक है, तो इट सेव कहाँ पे है वो, बताती हूँ आपको. ओके, एक हाँ नीचे है ये, द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूएशन एंड कंट्रोल. ये देखो, मोस्ट डिफिकल्ट इंटरेस्ट टू वैल्यू इन द कॉर्पोरेशन इज दैट ऑफ द इक्विटी स्टॉक होल्डर बिकॉज ही इज अ रेसिड्यूअल ओनर. ठीक है, तो एक बार ये दो चीजें पढ़ना. और रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव रोल. ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? स्कोप पढ़ लिया फाइनेंस मैनेजमेंट का, देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिए. रोल्स ऑफ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव मतलब दिस इज अ पर्सन, ये कोई पर्सन है, उसका क्या रोल है एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव. ठीक है, अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो पैसा जमा किया है वो पैसे को बराबर एम्प्लॉय करना, मतलब क्या? बराबर जगह पे स्ट्रक्चर करना. डिजाइनिंग द साइज ऑफ द फर्म एंड रेट ऑफ ग्रोथ. पर्सन को क्या काम करना है वो दिया है यहाँ पे. एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स, रेजिंग फंड्स ऑन फेवरेबल टर्म्स, है ना, लाइबिलिटी कितनी होगी, एसेट कितना लेना है, जो भी, रेजिंग फंड्स ऑन फेवरेबल टर्म्स. देन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज सच एज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना. रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग एसेट्स, एसेट्स में सभी आ गया, कंपनी का एवरी एसेट कैसे प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, so today's finance team is expected to add value beyond the traditional roles of cost management, controls and acting as a conscience of an organization. देखो, today's CFO is expected to work in collaboration by serving as the integration hub for key business processes, catalyst for change in including business transformation, business को कैसा अच्छा बनाना है, and consultant or trusted business advisor. सब चीजें फाइनेंस पर्सन को आनी चाहिए. CFO बहुत रोल डिफिकल्ट हो गया है अभी इसका. कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना, कहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसा ग्रो होगा, कौन सी एसेट खरीदना, है ना, कितने टाइम में डेटर्स से पैसा मंगवाना, कितने टाइम में क्रेडिट ये पॉलिसी क्रिएट करना, उसके बाद में कंसल्टेंसी रोल प्ले करना, है ना, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करे, कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसा इन्वेस्ट करे, मर्जर करना है तो बेनिफिटेड रहेगा क्या, एक्वायर करना है कोई कंपनी को तो बेनिफिटेड रहेगा क्या. ऊपर पढ़ा ना अपन ने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें एक पॉइंटर है मर्जर एंड एक्विजिशन, अभी पढ़ा अपन ने. कौन करेगा ये? CFO. ऐसे ही कर लेगा क्या? मेरे को ये कंपनी अच्छी लगी, ब्यूटीफुल लग रही है, खरीद लूँ? हाँ, he will analyze all the aspects and then he will come to an conclusion that कंपनी को एक्वायर करना है कि नहीं. तो he should act as a कंसल्टेंट एंड ट्रस्टेड बिजनेस एडवाइजर. मतलब ये CFO को एडवाइस करना है बोर्ड ऑफ है ना, उनको डायरेक्टर्स को, कि भाई ये है ना पॉलिसी रहेगा,
ये पॉलिसी बेनिफिटेड रहेगा क्या, ये चीज करनी है, फाइनेंशियल टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है, तो ये करना है या नहीं करना, ये कौन एडवाइस करेगा, CFO। ठीक है, फॉर हेल्पिंग टू क्रिएट अ सस्टेनेबल ग्रोथ, मेनली हिज रोल इज टू डू दिस। बट अभी देखो टास्क में क्या क्या हो गया है, अगर आपको मैं बोलूँ तो बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कैसा करना, अच्छा कैसा बनाना है ना, दिन ब दिन उसको कैसा कॉम्पिटिटिव बनाना, कंसल्टेंट का रोल प्ले करना, ट्रस्टेड एडवाइजर बनना कंपनी का, टू क्रिएट व्हाट सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब टिके रहना, कंपटीशन बहुत है, टिके रहना मार्केट में इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंपनीज गोल्स, पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल सक्सेस। ठीक है, समथिंग दैट फंड्स कैसे एम्प्लॉय करे, रेट ऑफ ग्रोथ, एलोकेशन ऑफ फंड्स, रेजिंग फंड्स ऑन फेवरेबल टर्म्स एंड कंपोजिशन ऑफ लाइबिलिटीज। कितनी लाइबिलिटी क्रिएट करना है ना, क्योंकि उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है ना भाई, पेमेंट पे बैक करना है उनको वापस। देन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट इज सच एज वर्किंग कैपिटल, और भी रहते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग एसेट्स ओवर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा ही गया, मतलब पर्सनल लाइबिलिटी तक बात आ गई कि भाई लोग अगर मारने आ गए घर तक तो कैसा, प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी, इतनी भी लाइबिलिटी ऐसा क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि बस अब पे बैक कहाँ से करें, है ना, वो सब मैनेजमेंट करना किसका काम है, किसका काम है, रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। आई होप सो आप ये पढ़ के आओगे। आई एम गिविंग दिस एज होमवर्क, दिस एज होमवर्क एंड दिस एज होमवर्क। ये तो हो गया है वैसे, बट ठीक है, इसका मुझे चार्ट भी चाहिए, प्रिपेयर चार्ट फॉर दिस। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, देन आपको ये पॉइंटर्स लिखने हैं, फिर ABCDE, और 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या मैम, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं क्या, अरे बिल्कुल आते हैं आपका। अगर ये आप चैप्टर 1 देखोगे ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा थियोरी है, पूरा थियोरी है। ओके, नॉट ओनली दैट, वेट अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू। ठीक है, अभी वो PDF ओपन नहीं हो रहा है, बट आप आपके बुक में देखो, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, स्टडी नोट नंबर 1, वो देखो कितना बड़ा है, स्टडी नोट नंबर 1 ऑफ FM। ठीक है, देखो कितना बड़ा है। अभी तो देखो सोर्सेस ऑफ फंड्स है, उसमें आपको डिटेल में डिस्कस किया है, इक्विटी क्या होता है ना, प्रेफरेंस क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद में अगर अपने को इंटरनेशनल फाइनेंस रेज करना है तो उसके क्या क्या सोर्सेस है, उसको डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत है। ठीक है, चलो वो अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। टिल टुडे दिस इज इनफ, एक्सक्यूज मी। और इसके बाद में आई थिंक थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल भी थोड़ा शुरू करते हैं, सो दैट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल थोड़ा बोर नहीं होगा फिर, है ना। पर लेट मी कंप्लीट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड ऑल, उसके बाद में अपन प्रैक्टिकल भी शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसा मत समझो कि ये क्वेश्चंस आते नहीं आते, हाँ ये थ्योरी में पूछते हैं, लगे तो मैं आपको बताऊंगी आपके पास पेपर्स में, वो नहीं तो एक काम करो, एकदम एंड में जाओ, वहां पे देखो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे थ्योरी वाले, शॉर्ट नोट्स वगैरह, फिर क्या करोगे, लिखते नहीं बना तो। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।